आज हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दुनिया उनसे ज्यादा बात कर रही है और देश के अंदर खलबली हो गई कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, बयान दे दिया जोश में, अब आर पार की लड़ाई होगी। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीजेपी की सरकारें हैं, जब जंग की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो फौरन क्या पता चला, क्या हुआ, जो हमारे एनएसए थे उस समय, ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने अमेरिका की जो एनएसए थी कॉन्डोलीसा राइस, उनको फोन लगाया और कहा अब आप कुछ करिएगा, इसको रुकवाइएगा। कॉन्डोलीसा राइस ने प्रेसिडेंट बुश से बात करी, प्रेसिडेंट बुश ने जनरल मुशर्रफ से बात करी पाकिस्तान में, और मसले को ठंडा किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जंग हमने नहीं लड़ी। फौज में भी रहा हूं, फौज के बाहर भी रहा हूं, फौज को बहुत करीब से देखा है, जाना है कि अगर आर्मी सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सर्विंग ऑफिसर्स अगर वो बीजेपी की विचारधारा के करीब आ जाए या शामिल हो जाए और वो अगर जुमलेबाजी करेंगे, एक ख्वाब या एक परसेप्शन बनाने की कि हम जीत गए हैं, तो लोगों को ज्यादा विश्वास होगा क्योंकि जनरल साहब बोल रहे हैं। तो इसी के तहत हुआ क्या था कि अप्रैल 2019 में एक जुमलेबाजी होती है और जुमलेबाजी से एक भ्रम, एक परसेप्शन बनाया जाता है कि हमने फतेह, हमने जीत हासिल कर ली है दुश्मन के ऊपर। वो रियलिटी नहीं होती है पर कर लिया जाता है। तो हिंदुस्तान में जो भी बीजेपी के विचारधारा वाले हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं कि अरे हमने साहब बहुत हासिल कर लिया पाकिस्तान के ऊपर। अच्छा, दिक्कत क्या यहां हो रही थी कि अगर कोई नेता जुमलेबाजी करता है तो उसको लोग इतना सीरियसली नहीं ले पाते, उसकी बात पे विश्वास नहीं करते, बिकॉज सोच ये है कि साहब ये नेता है, पॉलिटिकल लीडर है, जुमलेबाजी करेगा ही। तो बेहतर बीजेपी के साइड से ये होता कि अगर आर्मी सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स और सर्विंग ऑफिसर्स अगर वो बीजेपी की विचारधारा के करीब आ जाए या शामिल हो जाए और वो अगर जुमलेबाजी करेंगे, एक ख्वाब या एक परसेप्शन बनाने की कि हम जीत गए हैं, तो लोगों को ज्यादा विश्वास होगा क्योंकि जनरल साहब बोल रहे हैं। तो इसी के तहत हुआ क्या था कि अप्रैल 2019 में एक जो फायदा था ये वाजपेयी सरकार नहीं उठा पाई, इसका फायदा ये मोदी सरकार ने किया। कैसे मोदी सरकार आर्मी को अपनी विचारधारा के करीब लाई, ये मैं आगे समझाऊंगा। अच्छा, एक और चीज क्या करते हैं बीजेपी की जो सरकार आती है, वो चाहते हैं कि हम हमेशा अमेरिका के नजदीक दिखें और अगर कोई मसला हो तो फिर अमेरिका आके या तो हमारी मदद करे। मतलब अमेरिका जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है मसले के लिए। होता क्या है कि जब आप कुछ करते हैं, एक नाटक ही होता है, एक जुमलेबाजी होती है जंग के बारे में, और आप इस्तेमाल कर लेते हैं, मान लीजिए अपनी इंडियन एयरफोर्स को, जो हुआ है जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा, तो आप अपनी खामियां, कमजोरियां लड़ाई की दुश्मन को दिखा देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर दुश्मन को यह लगता था कि हां इनके पास ताकत है, तो अब वो जानते हैं आपके पास ताकत नहीं है, जिसको कहते हैं डिटरेंस जो है वो खत्म हो जाता है। करना पड़ा क्योंकि चीन से हमें खतरा है। क्या क्लिंटन ने आपसे पूछा था कि आप बताइए आप क्यों टेस्ट कर रहे हैं? आइडिया ये था वाजपेयी सरकार का कि अगर हम उनको एक सीक्रेट इस तरीके का लेटर बोलेंगे, भेजेंगे, तो हो सकता है अमेरिका हमारे को इस्तेमाल कर ले एज अ काउंटर वेट टू चाइना। तो एक ऑफर ही दे दी इस तरीके की लेटर लिख के। साथ साथ क्या हुआ, 24 घंटे के अंदर अंदर जो उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे अडवाणी, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया, एक थ्रेट दे दी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी कि देखिए अब हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, तो अब आप कश्मीर पे अपनी सोच को बदल लो। अच्छा, पर जो करना चाहिए था वो नहीं करा। अब देखिए प्रेसिडेंट क्लिंटन ने क्या किया। प्रेसिडेंट क्लिंटन को गुस्सा आ गया कि हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। उन्होंने वो लेटर जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स को दे दिया, मीडिया को दे दिया कि साहब इसको चलाइए आप। तो दुनिया को पता चल गया कि इंडिया ये कह रहा है कि चीन से हमें खतरा था इसलिए हमने ये टेस्ट किए, तो चीन भी नाराज हो गया। साथ साथ
उन दिनों में 1998 की बात कर रहा हूं जब चीन के और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे थे। तो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे जियान जेमिन, उनसे कहा कि आप एशिया में हैं, आप कुछ करिएगा, आप परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके तहत यूनाइटेड नेशन में ये कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान, इनको दुनिया नहीं मानेगी एज न्यूक्लियर वेपन स्टेट कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है अंडर दी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो हमें लीगली भी कुछ नहीं मिला। अब देखिए दूसरी तरफ पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान से ये सब जुमलेबाजी नहीं करी। पाकिस्तान में आर्मी चीफ थे जनरल करामत, जहांगीर करामत। उसके पास एक विदेश राजदूत भेजा गया प्रेसिडेंट क्लिंटन का, जिनका नाम था स्ट्रोप टैलबट, कि आप सब टेस्ट मत करिए, हम आपको F-16 देंगे, पैसे देंगे। करामत ने दो टूक उनको जवाब दिया स्ट्रोप टैलबट को कि देखिए हमारी जो रक्षा है वो हम जानते हैं कैसे करनी है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी आप इसमें ना पड़ी है, मना कर दिया। तो उन्होंने भी टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन एक नोट भेजा जनरल करामत ने जनरल हेडक्वार्टर से अपने फॉरेन ऑफिस में, विदेश दफ्तर में, बताने के लिए कि अब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं, आ जाएंगे, इसलिए अब जो है फॉरेन पॉलिसी जो बनेगी पाकिस्तान की, वो उसमें आपको आर्मी को कंसल्ट करना जरूरी हो गया है। देखिए वो तब की बात है और उसका असर कहां पड़ा जाके, ऑपरेशन सिंदूर में। कैसे पड़ा कि आज हम देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, दुनिया उनसे ज्यादा बात कर रही है राजनीति के बारे में, पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर से कम कर रही है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी भी वो कंट्रोल कर रहे हैं और ये वहां न्यूक्लियर वेपन से आई बस सारी बात। आगे चलिए, ये रिजाइन कर गए करामत साहब, जनरल करामत, उनके आगे आए जनरल मुशर्रफ। उसी साल दिसंबर 1998 में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एक दफ्तर बना दिया जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, जिसका काम यह था कि देखिए टेस्ट हो गए हैं, अब जो भी कुछ और करना है, न्यूक्लियर वेपन बनाने हैं, जो भी डॉक्ट्रिन्स बनानी है, वो अब आप जल्दी जल्दी बनाइए। और फिर उन्होंने दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि हमने ये किया है। आगे देखिए, जनरल मुशर्रफ 2000 में गए चाइना और उनको अब बोला कि देखिए वो दोनों साथ हो गए ना, चाइना और पाकिस्तान साथ हो गए, क्योंकि ये लेटर लिख दिया गया इस तरीके का। तो ये बोला कि देखिए हमारे पास ये ग्वादर पोर्ट है, इसको आप डीप सी पोर्ट बना लीजिए। चाइना ने हाँ कर दी और जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका आइडिया वहां से आया जो कि ट्रेस बैक करा जा सकता है हमारे न्यूक्लियर टेस्ट से। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 2004 में कुछ खतरा बढ़ा पाकिस्तान आर्मी को हिंदुस्तान आर्मी की तरफ से। हिंदुस्तान आर्मी ने एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की बात कर दी, तो चीन ने मदद करी पाकिस्तान की टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स में, और फिर पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया अब हमारे पास फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है, मतलब अब हम हर लेवल पे लड़ाई के हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। तो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि चीन भी नाराज था कि इस तरीके की बात करी गई वाजपेयी सरकार ने की है, तो उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे धीरे धीरे करके हमारी टेरिटरी के ऊपर अंदर आना शुरू कर दिया, इंट्रूजन शुरू कर दी। ये सब शुरू हुआ है 1998 न्यूक्लियर टेस्ट और प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के लेटर के बाद। पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक हो गया, तो अब वाजपेयी साहब के पास कोई रास्ता ही नहीं था, कुछ करना ही था। तो फिर आर्मी चीफ को बुलाया गया, जनरल पद्मनाभन को। जनरल पद्मनाभन को यह कहा गया कि साहब आप फौज को अपनी इकट्ठा करिए, मोबिलाइज करिए, तैयार करिए और उसको सरहद पे भेज दीजिए। ये नहीं बताया गया कि हम किस लिए भेज रहे हैं, कि आप बस भेज दीजिए। तो पद्मनाभन ने ये सोचा, जनरल पद्मनाभन ने, कि अरे साहब इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हो रही है 71 की लड़ाई के बाद, तो लड़ाई के लिए तो होगी बात। तो उन्होंने मोबिलाइजेशन शुरू कर दी, पर लड़ाई तो मुद्दा था ही नहीं। अच्छा, अब जब मोबिलाइजेशन हुई तो वो 10 महीने चली। हुआ क्या कि बीच में मई 2002 में एक और बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया, जब मोबिलाइजेशन थी कालूचक जम्मू के अंदर, और देश के अंदर खलबली हो गई कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा पाकिस्तान के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, बयान दे दिया जोश में, अब आर पार की लड़ाई होगी।
पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीजेपी की सरकारें हैं, जब जंग की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। तो फौरन क्या पता चला, क्या हुआ, जो हमारे एनएसए थे उस समय, ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने अमेरिका की जो एनएसए थी कॉन्डोलीसा राइस, उनको फोन लगाया और कहा अब आप कुछ करिएगा, इसको रुकवाइएगा। कॉन्डोलीसा राइस ने प्रेसिडेंट बुश से बात करी, प्रेसिडेंट बुश ने जनरल मुशर्रफ से बात करी पाकिस्तान में, और मसले को ठंडा किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जंग हमने नहीं लड़ी और हम वापस आ गए। तब पार्लियामेंट के अंदर जो उस समय रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने यह बयान दिया कि हम अपने मुद्दे में कामयाब हो गए हैं, और मुद्दा हमारा ये था कि हमें पाकिस्तान को जो है मिलिट्री कोवर्जन करनी थी। इसका मतलब यह था कि उसको हमसे डर लगे और उस डर से वो जो अपना आतंकवाद कर रहा है जम्मू कश्मीर में वो बंद करे, तो हमने वो हासिल कर लिया है। साथ में क्या हुआ, जो आर्मी चीफ थे पद्मनाभन, उन्होंने मीडिया इंटरेक्शन में यह कह दिया कि देखिए वो नाराज थे, आपने इतनी फौज को इकट्ठा किया, इतना नुकसान हुआ और लड़ाई हुई नहीं। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, और ये मीडिया को बताया कि देखिए जब भी सरकार आर्मी को यूज करती है तो आर्मी को बताना चाहिए कि आप किस लिए आर्मी को यूज कर रहे हैं। क्योंकि जहां तक पद्मनाभन का सवाल था, उन्होंने मोबिलाइजेशन करी थी जंग के लिए, पर जंग तो करनी नहीं थी वाजपेयी सरकार को। उन्होंने ये कह दिया कि हमने उनको जो डरा दिया है, अब वो प्रॉक्सी वॉर अपनी बंद कर देंगे। और मीडिया जो थी उसने इस बात को उछाला कि हाँ, ये दोनों में अलग अलग सोच थी। अब मोदी सरकार जब आई है, मोदी सरकार ने इन सब बातों को अच्छी तरीके से समझा। अब मीडिया को तो हम जानते ही हैं, उसका नाम अब गोदी मीडिया पड़ गया है। अब सिर्फ बात यह थी कि किस तरीके से फौज को जो विचारधारा है वो अपनी विचारधारा से जोड़ा जाए। तो उसके लिए मोदी सरकार ने आते ही कुछ कदम लिए। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ का यह कहना कि धमकी देना पाकिस्तान को कि आप साहब अपना भूगोल और इतिहास भूल जाइए, ये तो पॉलिटिकल लीडर करते हैं, पर यह बड़ी बात नहीं है। उससे एक बड़ा जुमला है, और वो बड़ा जुमला ये है कि फौज आज, आर्मी में खासकर बोल रहा हूं, आर्मी बार बार कहती है कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। इससे बड़ा जुमला तो कोई हो ही नहीं सकता। 2 फ्रंट मतलब हम पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं, हम चीन के साथ भी। अरे बाबा, चीन की बहुत ताकत है, अमेरिका चीन से नहीं लड़ पा रहा है, ये जुमलेबाजी नहीं है तो और क्या है। देखिए, मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे को भी 48 इयर्स का एक्सपीरियंस है। फौज में भी रहा हूं, फौज के बाहर भी रहा हूं, फौज को बहुत करीब से देखा है, जाना है 48 साल। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है रियल टर्म्स में। ये जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, इससे खतरा बढ़ेगा। इसलिए जरूरी है कि जो फौज है वो विचारधारा को ये छोड़े और न्यूट्रल रहे। फौज का काम है अपनी ताकत को बढ़ाना, फौज का काम है देखना जब भी कोई आती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करे रैशनल तरीके से। और मेरे हिसाब से सरकार को भी देखना चाहिए कि जो मिलिट्री फोर्स है वो लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। इस खबर के मायनों को समझिए दोस्तों। ब्राजील को डोनाल्ड ट्रंप पर एक बहुत बड़ी जीत मिली है अमेरिकी सेनेट में, क्योंकि अमेरिकी सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप के ब्राजील पर 50% टैरिफ लाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और बड़ी खबर क्या है कि ट्रंप की पार्टी के 4 सांसदों ने ट्रंप के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध किया। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जापान जाते हैं और क्या कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जंग हुई, 7 विमान गिरे, और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के जिहादी जनरल असीम मुनीर, इन सबको एक पैमाने पर रख दिया। A lot of the wars that I stopped were because of tariffs, and frankly, I did a great service to the world, but because of tariffs, because of trade. If you look at India and Pakistan, they were going at it. 7 planes were shot down. 7 brand new, beautiful planes were shot down, and they were going at it, 2 big nuclear powers. And I said to Prime Minister Modi, and I said to the Prime Minister, a very nice man, a very good man, and the Field Marshal over in
Pakistan, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to be fighting. No. One thing has nothing to do with the other. I said, it has a lot to do with the other. Two nuclear powers. We get that nuclear dust all over the place. All of you are affected, right? And we said, no, we're not doing any deals if you're going to fight. And within about 24 hours, that was the end of that. It was amazing, actually. And we've done numerous like that. I would say trade is responsible for 70% of the fact that we didn't have wars by using our heads, because they want to trade with the United States. But I said, we're not going to trade if you're going to go to war. यानी कि एक जमाना हुआ करता था जब अमेरिका समझता था कि भारत को पाकिस्तान के साथ नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान वो देश है जहां ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में मिला। पाकिस्तान वो देश है जो स्टेट पॉलिसी के तहत भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मगर रोज डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात करने वाले हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। और CNN देखिए, BBC देखिए, दोनों ये कह रहे हैं कि यह मुलाकात चीन के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप कभी भी चीन से यह नहीं कहते कि आप रूस से तेल मत खरीदो, धमकाते नहीं हैं। भारत को धमकाते हैं और भारत झुक जाता है। इस कदर झुक जाता है कि इसका असर हमारे उद्योगपतियों पर पड़ता है। और दूसरी तरफ बार बार भारत का अपमान करना पाकिस्तान के बराबर रखकर। मगर आज जो मैं खबर की शुरुआत करना चाहता हूं अमेरिकी सेनेट में हुए एक बहुत बड़ी घटनाक्रम के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ब्राजील पर 50% टैरिफ लाना चाहते हैं। इसको लेकर प्रस्ताव आता है अमेरिकी सेनेट में। क्या आप जानते हैं इसमें डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को हार का सामना करना पड़ता है। अब यह मामला जाएगा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुमत है। हो सकता है वहां जीत मिल जाए, मगर अमेरिकी सेनेट में ब्राजील को जो यह जीत मिली है बहुत मायने रखती है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 11 सालों से इस देश की विदेश नीति का फोकस सिर्फ एक शख्स है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना। जिस तरह से अमेरिकी सेनेट में ब्राजील को जीत मिली है, क्या भारत को भी ऐसी जीत मिल सकती है? यह सवाल तो किया जाना चाहिए ना। जब आप एक व्यक्ति को विश्व गुरु के तौर पर पेश करोगे और देश की विदेश नीति पर आपका फोकस नहीं रहेगा, आपकी तवज्जो नहीं रहेगी, तो यही तो होने वाला है। क्या आपने कभी भी ब्राजील के राष्ट्रपति को उनके जो देशवासियों के साथ अमेरिका में उस तरह की सभाएं करते हुए देखा है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वहां के एनआरआईज करते हैं? या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वहां पर नारा दिया जाता है अब की बार ट्रंप सरकार? आपने कभी भी ब्राजील को ऐसा करते हुए देखा है? बावजूद इसके ट्रंप के पार्टी के 4 सांसद ट्रंप के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध करते हैं। यह खबर क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ध्यान से गौर कीजिएगा इसके एक एक शब्द पर। अमेरिकी सेनेट ने डोनाल्ड ट्रंप के ब्राजील पर लगाए गए 50% टैरिफ को 52-48 के वोट से पलट दिया। इस वोट में 5 रिपब्लिकन सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर अपनी पार्टी की लाइन तोड़ी और टैरिफ हटाने के पक्ष में वोट दिया। जुलाई 2025 में ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाया था, जो कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ राजनीतिक कार्रवाई को लेकर था। ट्रंप का कहना था कि ब्राजील की सरकार ने अमेरिकी निवेशकों के लिए खतरा पैदा किया है और इस वजह से टैरिफ लगाए गए। लेकिन सेनेट में इस फैसले को गलत ठहराते हुए कहा गया कि इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ बढ़ता है। अब यह बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि सभा में भेजा जाएगा, जहां इस पर आगे की वोटिंग होगी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने अमेरिकी राष्ट्रपति से इस टैरिफ को हटाने की मांग की है और व्यापार समझौते की बात भी चल रही है। अमेरिका और ब्राजील के बीच इस ट्रेड विवाद में नया मोड़ आ गया है। परवीन सुहानी के एक और बयान ने भारत में तहलका मचा दिया। मोदी सरकार गीदड़ बक्कियां लगा सकती है, हमारी फौज एजड़ों से भी बदतर हो चुकी है, वो क्या लड़ेगी? भारतीयों का रोना धोना शुरू। आज के लिए इतना। मजीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल क्रिकेट फोर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।